नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2019 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षण विधियां के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए यदि आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएँ। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ए गोलमैन, बी स्पीयरमैन, सी जॉन मेयर, डी गॉर्डनर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, गॉर्डनर महोदय ने। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं जो निम्नमत हैं। पहला वैयक्तिक परबुद्धि, दूसरा वैयक्तिक स्वबुद्धि, तीसरा संगीत बुद्धि, चौथा शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा स्थानिक बुद्धि, छठवां तार्किक गणितीय बुद्धि, सातवां भाषाई बुद्धि, आठवां प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 बुद्धि हैं, प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है। आप लोग प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न देखिए, हर बार पूछा जा रहा है। अगर हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर के प्रश्न किए उसमें भी बार बार रिपीट कर रहा था और इसमें भी देखिए। तो डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है। ए पढ़ने वर्तनी में, बी व्यक्त करने में, सी खड़े होने में, डी बोलने में। साथियों, इसका सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया में पढ़ने में समस्या आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ए बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भूमिका नहीं है, ध्यान रखना, नहीं लगा है तो नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो निश्चित रूप से गलत है, बी प्रेरित करना चाहिए, सी रोक देना चाहिए, डी अनुमति नहीं देना चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है बी, प्रेरित करना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, ये नकारात्मक शब्द हैं। ध्यान रखना आप लोग, ऐसी चीज़ें यहाँ पर जगह नहीं रहती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? ए शारीरिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी भावात्मक विकास से, डी नैतिक विकास से। साथियों, इसका सही जवाब है ए, शारीरिक विकास से। अब लोग सीटेट में देखे होंगे कंसेप्ट बेस्ड ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यूपी टेट में देखिए फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बुक को अच्छे से पढ़िए। तो बच्चे की वृद्धि से संबंधित क्या है? शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है? ए गर्भावस्था से, बी पूर्व बालावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? जब एक माँ गर्भ धारण करती है तभी से। आप लोगों को काल भी पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेता है। पूर्व बालावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बालावस्था 6 से 12 वर्ष आता है, तो पूर्व में 6 से 9 आ जाएगा और उत्तर में 9 से 12 वर्ष। उतना महत्वपूर्ण नहीं, मालूम हो तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? ए E.L. थॉर्नडाइक, बी B.F. स्किनर, सी R.M. गिने, डी I.P. पावलोव। इसका सही जवाब है सी, R.M. गिने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गिने। बाकी जो लेखक हैं इनकी भी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं मालूम होना चाहिए। इस बार 2021 यूपी टेट में देखिए पुस्तक यहाँ भी पूछा गया था, तो निश्चित रूप से प्रश्न पुस्तक से रहता ही है, कभी कभार नहीं पूछता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस है ये। ए जॉर्ज शील्ड, बी स्टेनले हॉल, सी सिम्पसन,
डी क्रो एंड क्रो। साथियों इसका सही जवाब है स्टैनले हॉल का। अब लोग ध्यान रखना, कुछ कथन है पूछता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 45 मिनट, डी 30 मिनट। साथियों इसका सही जवाब है 36 मिनट। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ए गेट्स व अन, बी हलिंगवर्थ, सी रॉस, डी स्किनर। साथियों इसका सही जवाब है सी रॉस। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो रॉस का। आप लोग देख चुके हैं, अब तक 10 प्रश्न किए हम लोग, इसमें 2 प्रश्न कथन से आ गया। तो कथन से प्रश्न यूपी टेट में पूछता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ध्यान रखना, समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बी बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। ध्यान रखना, दंड नकारात्मक शब्द है और शिक्षण विधियों में नकारात्मक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, यह भी गलत है। बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए, यह भी गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन अगर आप खुद देखें तो कौन सा हो जाता है? सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ए शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सी छात्रों के वृत्तिक विकास से, डी छात्रों के मानसिक विकास से। साथियों इसका सही जवाब है बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ सहगामी क्रियाएं, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ध्यान रखना, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ए कोहलर, बी स्किनर, सी बी.एस. ब्लूम, डी थॉर्नडाइक। साथियों इसका सही जवाब है बी.एस. ब्लूम। बाकी तीनों लोग अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बी बालक का विद्यालय न जाना, सी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। साथियों इसका सही जवाब है डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी प्रस्तावना कौशल, सी समापन कौशल, डी प्रदर्शन कौशल। साथियों इसका सही जवाब है बी प्रस्तावना कौशल। कौन सा कौशल पूर्व ज्ञान के परीक्षण में आता है? तो प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तरफ स्तंभ ए और एक तरफ स्तंभ बी है। तो स्तंभ एक में एनिमल इंटेलिजेंट, इसको किसने लिखा है? गेस्टाल्ट। पुनर्बल की अनुसूची, दूसरा पियाजे, तीसरा सारगर्भिता का नियम थॉर्नडाइक, डी अनुकूलन स्किनर। कौन किससे संबंधित है? इस प्रश्न में आप लोग मिलान कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी में इसका सही ऑप्शन होगा, पहले का 3 है, दूसरे का 4 है और सी का 1 है, डी का 2 है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक पेज में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है डी निरंतरता का सिद्धांत। साफ शब्दों में आप देखिए, ध्यान दीजिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब निरंतर चलती रहेगी। तो आप ध्यान देंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ए 86 संशोधन, बी 25वें संशोधन, सी 92वें संशोधन, डी 22वें संशोधन।
इसका सही जवाब है ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 66वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जी में बार बार पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए मैकडूगल, बी अब्राहम मोस्ले, सी सिम्पसन, डी विलियम जेम्स। साथियों इसका सही जवाब है मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? इस तरह से देखिए, तीसरा कथन एक तरह से आ गया। 20 प्रश्न में 3 कथन, तो कथन महत्वपूर्ण है, कुछ याद रहना चाहिए। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी किशोरावस्था। साथियों इसका सही जवाब है बी, बाल्या अवस्था को अनोखा काल कहा गया है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में है, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग कॉल पता है तो थोड़ा आसानी होगी समझने में, आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा? 21 प्रश्न में चौथा कथन आ गया। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा? ए वुडवर्थ, बी गिलफोर्ड, सी स्किनर, डी क्रो एंड क्रो। साथियों इसका सही जवाब है बी, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची ए है, एक तरफ सूची बी है, तो आप लोग मिलान करना है। ए ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बी आशुवेल साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, सी ग्लेजर अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, डी गार्डनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और 5वां है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो साथियों अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ब्रूनर जी महोदय संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान अर्थात ए का 4 से संबंध है, और आशुवेल जी ने जो कहा था इनका संबंध है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान अर्थात बी का 3 से, और ग्लेजर जी इनका संबंध है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान अर्थात ए से संबंध है। गार्डनर महोदय साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, तो इनका संबंध है 2 से। तो इस तरह से अगर आप लोग मिलान करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अर्थात पहले का 4 और दूसरे का 3, सी का 1। अगर सी का 1 अगर आप पकड़ लेते हैं तो इसी से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी का 2। तो इसका ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ए आंकड़ा संग्रहण, बी समस्या की पहचान, सी परिकल्पना का परीक्षण, डी परिकल्पना का निर्माण। साथियों इसका सही जवाब है बी, समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की सबसे पहले पहचान ही करोगे, उसके बाद आंकड़े संग्रहण करोगे, फिर ढेर सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब ए पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बी बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, सी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। साथियों इसका सही जवाब है बी, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालक का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ए सामान्यीकरण, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी तैयारी। इसका सही जवाब है सी प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को
पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूझ का सिद्धांत, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था आप लोग बताइएगा। यह प्रश्न यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ए आंत प्रज्ञा अवस्था, बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सी संकेतात्मक अवस्था, डी क्रियात्मक अवस्था। साथियों इसका सही जवाब है ए आंत प्रज्ञावस्था। तो इस तरह से ये आप लोग ध्यान रखना, कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ध्यान रखना अंग नहीं है। तो आंत प्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था, ये तीनों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंग हैं। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, कौन से हैं? तो आपको बताना है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं ए प्रस्तुतिकरण, बी खोज, सी संगठन और या व्यवस्था, डी चौथा आत्मीकरण, पांचवा वाचन अभिव्यक्तिकरण। इनकी सही क्रम है ए 4 5 3 1 3 1 2, बी 2 1 4 3 5, सी 2 1 3 4 5, डी 1 2 3 4 5। साथियों इसका सही जवाब है बी 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के 5 पदों को वर्णन किया, उसका क्रम ये इस तरह से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुमूल्यन, बी अनुप्रयोग, सी बोध, डी ज्ञान। साथियों इसका सही जवाब है ए अनुमूल्यन। ध्यान रखना कौन से संबंधित नहीं है, बार बार इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं है, और यूपी टेट में इसका ये स्वाभाविक नेचर है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए नतोदर, बी मिश्रित, सी लंबवत, डी उन्तोदर अर्थात उत्तल। साथियों इसका सही जवाब है बी लंबवत। यह अधिगम का वक्र नहीं है, जबकि नतोदर, मिश्रित, उन्तोदर ये सारे तीनों हैं। अधिगम से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो साथियों ये था 2019 का यूपी टेट का सीडीपी के प्रश्न। आप लोग देखिए, प्रश्न रिपीट करते हैं, बार बार इसके देखिए, आप लोग बार बार इसे रटिए। प्रैक्टिस सेट में भी यही आएगा और क्वेश्चन रिपीट करता है, निश्चित रूप से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे। तो आप यदि यूपी टेट किसी भी वर्ष के देने जा रहे हैं या सीटेट देने जा रहे हैं तो ध्यान कर, बस इतना ध्यान रखना कि सीटेट में कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न ज़्यादा रहता है और यूपी टेट में फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। तो आप दोनों पढ़िए, सीटेट उससे आसान रहता है यूपी टेट की अपेक्षा। तो यूपी टेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पूरे भारत में आपका काम करेगा, और अब तो लाइफ टाइम हो गया है। और यूपी टेट है तो फिर सिर्फ यूपी के लिए रहता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए सीटेट निकल जाए, ज़्यादा अच्छा है। आप लोग पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए मैक्सिमम, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।